नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रक्त की थ्योरी लेकर आई हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको शायद अदर चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त क्या होता है ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। दुर्बल क्षारीय होती है क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7.4। आपको पता होगा पीएच स्केल होती है एक, जो कि सोरेनसन ने दी थी। उसमें 0 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं। 7 जो बीच का पॉइंट होता है वह उदासीन होता है। 0 से 7 के बीच में जिन भी वस्तुओं का पीएच होता है वो अम्लीय होती हैं, और जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वे क्षारीय होती हैं। तो रक्त का पीएच होता है 7.4, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आपके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर के भार का 7% होती है। महिलाओं में 4-5 लीटर और पुरुष में 5-6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों में रक्त महिलाओं से आधा लीटर 1 लीटर ज़्यादा होता है। तो महिलाओं में 4-5 लीटर होता है, तो पुरुषों में 5-6 लीटर। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। रक्त दाब क्या होता है? हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है उससे जो एक दाब पड़ता है रक्त पे, जो कि हृदय से पंप होकर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, तो उसे ही बोलते हैं रक्त दाब। तो ये रक्त दाब मापने की जो यंत्र होता है उसे स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mm होता है। तो हमारा रक्तचाप जो है वो उच्च रक्तदाब होता है और निम्न रक्तदाब। तो उच्च रक्तदाब होता है 120 और निम्न रक्तदाब होता है 80। 80 से कम होगा तो ब्लड प्रेशर लो माना जाता है, और 120 से ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण हमारे हड्डियों के अंदर होता है अस्थि मज्जा, उसके अंदर हमारा रक्त निर्मित होता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। ये याद रखिए, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण जो है यकृत में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं रक्त का संगठन। देखिए, रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, जिन्हें रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तो प्लाज्मा होता है रक्त में 55% और रुधिराणु मतलब रक्त कणिकाएं होती हैं 45%। अब प्लाज्मा में देखते हैं हम क्या क्या होता है। प्लाज्मा में 90% तो जल होता है, फिर 7% प्रोटीन होता है और 0.9% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है और 2% अन्य चीज़ें होती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो उसका बताना है आपको 55%, और रक्त कणिकाएं पूछी जाएंगी तो 45%। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर है 90%। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे। आगे देखते हैं हम, रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिन्हें रक्त बिंबाणु कहते हैं, आते हैं। तो जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसके 3 भाग होते हैं। उसमें होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें कहते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और प्लेटलेट्स, जिन्हें रक्त बिंबाणु कहते हैं। ये तीनों आते हैं। अब एक पॉइंट आपको प्लाज्मा का याद रखना है, वो क्या है देखिए,
यह रक्त का सरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। बिलिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। ये मैंने आपको बता दिया है, 90% होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग जो है हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। आगे देखते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन और फाइब्रोजेन। यह रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। जो फाइब्रोजेन प्रोटीन होता है वह रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिन प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाए जाते हैं और 90% जल पाया जाता है। इसमें देखिए फिर प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य है प्रोटीन और अन्य पदार्थों को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। हमारा रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4, तो उसको संतुलित रखने का काम भी प्लाज्मा ही करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा के अंदर ही फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। रक्त ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो प्लाज्मा के आपको कार्य समझ में आ गए। पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ग्लूकोज को पहुंचाता है सभी भागों तक और रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है और प्रोटीन हमारे शरीर को पहुंचाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि सीरम क्या है। तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक अर्थात फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। प्लाज्मा से हम फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है उसे निकाल देंगे तो शेष जो बचेगा वह सीरम कहलाएगा। अब देखते हैं हम रुधिराणु, रक्त कणिकाएं। यह रक्त का 45% भाग होता है। इससे 3 भागों में बांटते हैं। तो रुधिराणु रक्त कणिकाओं के मैंने बताए थे 3 भाग हैं। 55% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु मतलब कि रक्त कणिकाएं होती हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स, इन्हें आरबीसी कहते हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल, इन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तीसरा है रक्त बिंबाणु जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी। इनका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा अच्छे से। इनका निर्माण वयस्कों में अस्थि मज्जा में और भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है और जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तब इसका निर्माण होता है यकृत में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का, मतलब कि 4 महीने का। आरबीसी की मृत्यु पलीहा, जिसे स्प्लीन और तिल्ली भी कहते हैं, उसमें होती है। आरबीसी का निर्माण जो है, आरबीसी का जन्म जो है अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी की मृत्यु होती है पलीहा में, जिसे स्प्लीन और तिल्ली भी कहा जाता है। खराब हुई आरबीसी पलीहा में आकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र ग्रेवयार्ड कहते हैं। इसे आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पलीहा। क्यों? क्योंकि ये पलीहा में आकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे पलीहा को ही कहते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रगाह। इसे आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसका अपवाद भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद के रूप में ऊंट एवं लामा है, लामा प्रजाति जो कि ऊंट के समान ही होता है जानवर, इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये दोनों अपवाद हैं। आगे देखिए, एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। महिलाओं में पुरुषों से कम रक्त होता है तो आरबीसी भी कम होगी। एक पुरुष में आरबीसी होती है 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिला में होती है 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हमने प्लाज्मा के कार्य देखे थे, अब हम आरबीसी के कार्य देखेंगे। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो प्लाज्मा में पाया जाता था फाइब्रोजन, जो कि रक्त का थक्का जमाता था। इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आप सभी को पता ही है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है लाल रंग का होता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है हेमेटिन, जो कि लोहे तत्व होता है। दूसरा है ग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है। हेमेटिन यह लोहे तत्व Fe होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है हेमेटिन जो कि लोहे तत्व है, दूसरा है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है। तो हेमेटिन लोहे तत्व होता है जिससे रक्त का रंग लाल होता है, और ग्लोबिन जो है यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हेमेटिन और दूसरा ग्लोबिन। हेमेटिन लोहे तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने ले जाने का कार्य करता है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच का जो रंग है, खून का रंग, वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर है सफ़ेद। क्यों होता है ये देख लीजिए। कॉकरोच का रक्त हेमोलिम्फ के कारण सफ़ेद होता है। हमारा रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। कॉकरोच का रंग वैसे ही हीमोलिम्फ के कारण सफ़ेद होता है। ऑक्टोपस का रंग होता है नीला। किसके कारण होता है? हेमोसाइनिन के कारण। ये दोनों याद रखिएगा आप, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद और ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। कॉकरोच का जो खून है वो सफ़ेद क्यों होता है? हेमोलिम्फ के कारण। और ऑक्टोपस का जो रक्त है वो नीला क्यों होता है? हेमोसाइनिन के कारण। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। रक्त में जब आरबीसी नष्ट होती है तो उसे क्या कहा जाता है? हीमोलाइसिस कहा जाता है। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि किस अवस्था में आरबीसी की संख्या घटती है। तो कब घटती है? सोते समय घटती है। और कितनी घटती है? 5% तक कम हो जाती है। और कब आरबीसी की संख्या बढ़ती है? तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। कितनी प्रतिशत बढ़ती है? 30% तक बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। अब देखिए, आरबीसी के घटने से एनीमिया होता है। लोहे अयस्क की कमी से खून की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जो एनीमिया रोग होता है वह खून की कमी से होता है। तो आरबीसी यदि घट जाएंगी तो लोहे तत्व जो है वो कम हो जाएगा
हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होना मतलब कि खून की कमी होना, जिसे एनीमिया कहते हैं। तो आरबीसी के घटने से एनीमिया होता है। लोहे अयस्क की कमी होने से खून की कमी हो जाती है। आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया होता है। ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। तो आरबीसी के घटने से एनीमिया होता है और बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया होता है। बढ़ता कब है आरबीसी? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं। तो ऊंचाई पर जाने पर जो गर्भधारण के समय जो है महिलाएं यदि ऊंचाई पर जा रही हैं तो उनकी त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, क्योंकि आरबीसी जो है वो बढ़ जाती है। अब एक बीमारी है थैलीसीमिया। इसे और देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या है? माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता, खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 साल की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि माता पिता से बच्चों को मिलती है और इसकी पहचान 3 साल की आयु के बाद ही होती है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें होता क्या है कि रोग होने पर हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे कि रक्त क्षीणता मतलब खून की कमी होने लगती है और खून की कमी होती है तो उसे बार बार बाहर से खून चढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है। तो ये थी हमारी जो है आरबीसी। इसे हमने अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है, इससे होने वाली बीमारी भी देख ली है। अब हम देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें कहते हैं WBC। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। आरबीसी का था एरिथ्रोसाइट और WBC का है ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है लेकिन मृत्यु पलीहा में होती है। WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है लेकिन मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है 13 से 20 दिन बताया गया है, जो कि सही नहीं बताया गया है हमें। तो यदि आपको 2 से 4 दिन ऑप्शन में नहीं दिया है और इनमें से कोई भी नहीं है आपके ऑप्शन में, तो आप 13 से 20 लगा कर आ सकते हैं। अब देखिए, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी संख्या 8000 से 10000 तक होती है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन WC में केंद्रक उपस्थित होता है और इनकी संख्या जो है 8000 से 10000 तक होती है। जबकि आरबीसी की कितनी होती थी? पुरुषों में होती थी 45 से 50 लाख तक और महिलाओं में 40 से 45 लाख तक। तो इनकी संख्या लाखों में थी और WBC की जो है 1000 में ही है, 8 से 10000। अब कार्य देखते हैं हम WBC के। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो WBC का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर को मजबूत बनाना, हमारे शरीर को प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाना। यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए इन्हें सैनिक या शरीर का रक्षक एवं रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। तो WBC का मुख्य कार्य होता है हमें जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना, हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाना, इसलिए इसे हम सैनिक, शरीर का रक्षक और रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। अब WBC जो है 2 प्रकार की होती है, पहली कणिका युक्त और दूसरी अकणिका युक्त। अब हम इन दोनों को विस्तार से देखते हैं। पहली है कणिका युक्त। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स कणिका युक्त WBC हैं। WBC 2 प्रकार की होती है, एक कणिका युक्त और दूसरी अकणिका युक्त। तो कणिका युक्त WBC में न्यूट्रोफिल्स आती है, बेसोफिल्स आती है, इयोसिनोफिल्स आती है और मोनोसाइट्स आती हैं। एक एक करन के बारे में देख लीजिए। पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स।
यह संख्या में सर्वाधिक 65% होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी WBC रक्त में सबसे ज़्यादा होती है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है वह रक्त में सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 65%। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। यह सबसे ज़्यादा होती है और हमारे शरीर को जो है रक्षा प्रदान करती है जीवाणुओं से। तो जब भी जीवाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, ये सबसे पहले उनसे लड़ती है और सबसे ज़्यादा होती है 65%। दूसरी है बेसोफिल्स। यह संख्या में सबसे कम 1% होती है। यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। बेसोफिल्स एक प्रकार की WBC है जो हमारे शरीर में सिर्फ 1% होती है और इसका काम होता है हमारे शरीर को एलर्जी से बचाना। तीसरी है इयोसिनोफिल्स। यह परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इयोसिनोफिल्स क्या करती है? हमें प्रोटोजोआ के संक्रमण से बचाती है। जब त्वचा पर संक्रमण होता है तब इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा अकणिका युक्त मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स अकणिका युक्त WBC हैं। तो मोनोसाइट्स क्या है? यह सबसे बड़े आकार की WBC होती है, घाव भरने में मदद करती है। मोनोसाइट्स सबसे बड़े आकार की WBC है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी WBC सबसे बड़े आकार की होती है, उसका आंसर होगा मोनोसाइट्स। घाव भरने में कौन सी WBC हेल्प करती है, तो उसका आंसर भी होगा मोनोसाइट्स। अब बचा है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे आकार की WBC होती है। यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे आकार की WBC है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटे आकार की WBC कौन सी है, तो उसका आंसर है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल का निर्माण करती है। तो WBC में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब है रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। जो RBC थी उसका इरिथ्रोसाइट्स था, जो WBC थी उसका ल्यूकोसाइट था और जो प्लेटलेट्स है उसका थ्रोम्बोसाइट्स है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिए। और मृत्यु पलीहा में होती है। WBC की मृत्यु रक्त में होती है, RBC और प्लेटलेट्स की मृत्यु पलीहा में होती है, जिसे स्प्लीन और तिल्ली भी कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, सिर्फ WBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और सबसे ज़्यादा होता है रेड ब्लड सेल्स RBC का जीवन काल 120 दिन। इसका कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करना है। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। प्लेटलेट्स जो है केवल स्तनधारियों में पाया जाता है और इनकी संख्या जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर होती है। अब देखिए, डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से कम हो जाती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम हो जाती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तब डेंगू बुखार नहीं होता। जब डेंगू बुखार होता है तब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है और इसकी वजह से जो है मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रक्त बिंबाणु से संबंधित बीमारी, जो है हीमोफीलिया। यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया दोनों ही आनुवांशिक रोग हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है, रक्त जो है बनता नहीं है शरीर में। हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है।
क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। यह बीमारी रानी विक्टोरिया के पूरे खानदान में थी, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। तो शाही बीमारी किस बीमारी को कहते हैं, ये पूछा जाता है। हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया कैसा रोग है, एक आनुवांशिक रोग है और इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण रक्त बहुत ज़्यादा बह जाता है और रक्त ज़्यादा बहने से मृत्यु भी हो सकती है। इसे रॉयल डिसीज या शाही बीमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह रानी विक्टोरिया के पूरे खानदान में थी। अब देखिए हेपेरिन। हेपेरिन रक्त का वह घटक है जो रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनने से रोकता है। अब देखिए हमारे पूरे शरीर में रक्त बहता रहता है लेकिन जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है, वह हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। हेपेरिन रक्त का वह घटक है जो रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनने से रोकता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, किसके कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब देखिए यदि आपसे पूछा जाएगा कि संख्या किसकी ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था आरबीसी जो हैं वो 40 से 45 लाख होती हैं महिलाओं में और पुरुषों में 45 से 55 लाख तक हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या है आरबीसी की। फिर है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, तो उससे कम संख्या हुई प्लेटलेट्स की। फिर सबसे कम है डब्ल्यूबीसी की जो है 8,000 से लेके 10,000 तक। तो इनका क्रम जो है सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी की होती है, उससे कम प्लेटलेट्स की, और उससे कम सबसे ज़्यादा आरबीसी की होती है, उससे कम प्लेटलेट्स की और उससे कम डब्ल्यूबीसी की। और इसके बाद आकार में देखिए डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा प्लेटलेट्स का होता है और उससे छोटा होता है आरबीसी का। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती हैं, उनका आकार छोटा होता है। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती हैं, उनका आकार बड़ा होता है और बीच में प्लेटलेट्स है। आपको ऐसे याद रखना है। जो आरबीसी होती हैं वो गोलाकार की होती हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है, थोड़ा अनिश्चित होता है। अब देखिए रक्त का थक्का आखिर बनता कैसे है। जब हमारे शरीर से रक्त बाहर निकलता है तो कुछ समय बाद उसका थक्का बन जाता है और रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो कैसे बंद होता है ये जान लीजिए आप। जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ मिनट में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। रक्त का थक्का जमने को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब कैसे जमता है ये देखिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है प्लाज्मा में, वो कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजन मिलकर फिब्रिन बनाते हैं और फिब्रिन जो है वो रक्त रुधिराणु से मिलकर रक्त का थक्का बना देता है। तो इस तरह 2-5 सेकंड में या 2-5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये था रक्त का पूरा थ्योरी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें।